एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य और एक और टॉपिक दिया गया था एशिया महाद्वीप के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए होंगे और कल की वीडियो देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग वीडियो में इंटरेस्ट रख रहे हैं, लेकिन हम लोग का काम है कि अब स्टार्ट किए हैं तो आगे इसको कंप्लीट करेंगे ही। तो रेगुलर बेसिस पे चलेगा क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे और हम लोग का जो यहाँ पे डिस्कशन है वो तो अपना चलेगा ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर देखना है तो अच्छे से रेगुलर देखिए और जो भी चीज़ें आपको टॉपिक दिया जा रहा है उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि पीडीएफ देने के चक्कर में आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो और जो हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कशन होता है वो आप देखते नहीं हो, तो उससे हमें लॉस होता है। इससे अच्छा है कि हम पीडीएफ देंगे ही नहीं, आपको सुन करके जो नोट्स बनाना है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपसे गुप्त साम्राज्य से संबंधित। पहला क्वेश्चन कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो किस शताब्दी में माना जाता है? तीसरी शताब्दी के अंत में या चौथी के? गुप्त साम्राज्य की जो उदय है तीसरी शताब्दी के अंत में माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त ने। और इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी और ये महाराज की उपाधि किसे मिलता था? जो सामंत रहते थे उनको, यानी कि स्वतंत्र ये शासक नहीं थे। और स्वतंत्र शासक कौन हुए? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है और तभी जाकर इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और ये पहले गुप्त वंश के शासक बने जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा? 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक। और गुप्त वंश के गुप्त संवत की शुरुआत इन्होंने कब किया था? 319 से 320 ईस्वी में। गुप्त वंश में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे इन्हीं के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक रहा। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ईरान के नेपोलियन किसे जानता है? नादिर शाह। भारत के नेपोलियन इनको किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ या फिर वी स्मिथ दिया जाता है, पेपर में देखने को मिलेगा। और किस पुस्तक में? तो इनकी जो पुस्तक थी विंसेंट स्मिथ की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक थी उसी में इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपाधियों के बारे में बताइए, कौन कौन सी उपाधि थी? महाराज धीराज की उपाधि इसने धारण की। परम भागवत, अश्वमेधकर्ता, कविराज, विक्रामंक। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिसेन था। ठीक है, गुप्त वंश के किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? समुद्रगुप्त। तो ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश के जो शासक रहे समुद्रगुप्त, इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चलिए अगला हमारा बनता है कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कौन कौन सी थी? विक्रमादित्य, जो कि सबसे फेमस इनकी उपाधि थी। और एक परम भागवत की उपाधि भी इन्होंने भी धारण किया था। इनका अन्य नाम था देवगुप्त, देवश्री, देवराज। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुप्त साम्राज्य का जो गुप्त साम्राज्य रहा अपने चरमोत्कर्ष पर किस शासक के समय में रहा? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी बौद्ध यात्री आया हुआ था? फाहियान भारत आया हुआ था चीनी बौद्ध यात्री। शकों के विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन हुआ? और सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक? चंद्रगुप्त प्रथम। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम सोने का सिक्का सबसे पहले चलाया और सोने के सिक्के को गुप्त काल में क्या नाम दिया गया था? दिनार। और चांदी के सिक्के को रूपक। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। कालिदास और धन्वंतरी किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में धारण किया था।
और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय कुमारगुप्त प्रथम, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक, यानी जो क्षत्रप थे, शासक को क्षत्रप कहा जाता था, को पराजित करके सक्करी की उपाधि धारण की थी? किस शक शासक को पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने सक्करी की उपाधि धारण की थी? रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय। वारामिहिर किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो कि एक खगोल शास्त्री थे, धर्मंत्री, चिकित्सा से संबंध रखते थे। और वारामिहिर खगोल शास्त्री थे। और इनके शासनकाल में, उनकी पुस्तक है, आगे बताएंगे। इसके शासनकाल में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमारगुप्त की उपाधियां कौन कौन सी थी? कुमारगुप्त की महेंद्रादित्य, गुप्त कुल व्योमशसी। गुप्त कुल व्योमशसी इसकी उपाधि थी। एक महेंद्रादित्य ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। कुमारगुप्त जो थे, अपने सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? इनके सिक्के पर किसका अंकन मिलता है? कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि स्कंदगुप्त, जो कि इनके उत्तराधिकारी थे, स्कंदगुप्त का उपाधि क्या थी? क्रमादित्य। क्रमादित्य उपाधि थी इनके। और एक अन्य नाम इनका था स्कंदगुप्त का देवराय। हुंडों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में ही, जो कि स्कंदगुप्त ने इनके आक्रमण को विफल कर दिया था। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने ही कराया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक जो इकाई थी वो क्या थी? देश, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश हुआ करता था, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रादेशिक जो इकाई थी भुक्ति, और जिसके शासक को उपरिक कहते थे, उपरिक। गुप्त साम्राज्य में या फिर गुप्त काल में भूराजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग हुआ करता था? 1/4 से 1/6। 1/4 से 1/6। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो गुप्त राजाओं ने जारी किया था। गुप्त राजाओं के द्वारा जो जारी किया गया सोने का सिक्का था उसको दिनार कहते थे, और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी में। वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? गणिका। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संदर्भ? महायान शाखा से संबंध रखता है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। क्या बोले? गुफा में कुल 29 गुफा है ना, मतलब पता है कुल 29 गुफा है। इसमें एक तो इम्पोर्टेंट है कि किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण मिलता है? 16वीं में मरणासन राजकुमारी की चित्र मिलता है 16वीं गुफा में। स्वीट 16 से याद रखिए, राजकुमारी स्वीट 16। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट। पंच सिद्धांतिका उनका था ना। वारामिहिर की पुस्तक थी बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। वारामिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, जबकि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था इसका? सातवाहन साम्राज्य से। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? किस काल को? गुप्त काल को। और किसके शासन काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के। समुद्रगुप्त किसका दरबारी कवि था? हरिसेन का। हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, हरिसेन। ठीक है। किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था? रुद्र सिंह तृतीय। तो यहाँ पे देखिए गुप्त साम्राज्य से जो संबंधित प्रश्न थे वो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एशिया महाद्वीप से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि
चीन का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को? हांगझो। हांगहो नदी को, हांगहो नदी को। सागर माथा क्या है? माउंट एवरेस्ट का नेपाल में कहा जाता है, नेपाल में। और एशिया का सबसे गर्म नगर? पाकिस्तान का जैकोबाबाद। जैकोबाबाद पाकिस्तान का। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप? बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश? मालदीव। और सबसे बड़ा? चीन, चाइना। एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी? यांगटीसी जो कि चीन में बहता है। एशिया की तीसरी है ना, विश्व की तीसरी, एशिया की पहली। बताइए कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला नहर? स्वेज नहर। पोर्ट सईद है। पोर्ट सईद। बेरिंग जल संधि किस स्थित है, कहाँ पर, किसके समानांतर? आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार? पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश? भारत, जो कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 60% उत्पादन करता है ना। विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पर पड़ता है, किस देश में? रसिया में। एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र? मासिनराम, मेघालय। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप? एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप, जिसमें सबसे बड़ा है अरब प्रायद्वीप। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? सिंगापुर। एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश? काजाकिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा देश? मंगोलिया। और अगर पूछे कि दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलरूप देश? लाओस। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त? मेरियाना जो ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर। देखिए एक प्रकार का खारे पानी की, देखिए इसको सागर क्यों कहा जाता है? सागर है तो एक प्रकार का झील, सबसे बड़ी झील, तो सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है एक समुद्र की तरह 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर, इस क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है कि जिससे इसको समुद्र की तरह यानी कि सागर का नाम दे दिया गया, कैस्पियन सागर। रूस के एशियाई भाग को किस नाम से जानते हैं? साइबेरिया। और बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरियाई क्षेत्र में ही पड़ता है। पैंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? लद्दाख और तिब्बत में। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी? महावेली गंगा। सिनकोना उत्पादक देश? इंडोनेशिया। विश्व में सबसे ज़्यादा सिनकोना उत्पादन देश होता है इंडोनेशिया। सिनकोना किस में काम आता है? मलेरिया के उपचार में। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, इंडोनेशिया और म्यांमार। लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन से हैं? साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, टर्की और लेबनान। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप? जावा। कौन सा? भूमध्य वाला। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई जो देश हैं वो साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान, 5 देश ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप? जावा। अगला प्रश्न है कि इपोह जो टीन खनन का प्रमुख केंद्र है वो किस देश में स्थित है? मलेशिया में। और एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश? मलेशिया ही है। ठीक है ना, यहाँ तक आपका एशिया से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। क्रम से तो 21 सितंबर से दिया गया था ना, 21 सितंबर से। चलिए पहला प्रश्न आप बताइए यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। और 21 सितंबर को एक और दिवस मनाता है जो कि विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में। चलिए अगला प्रश्न आप बताइएगा, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना है? भारत। भारत तो पहले था। ईरान ठीक है। भारत तो 17 में ही बन गया था, पाकिस्तान और भारत दोनों 17 में शामिल हुआ था। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001। ठीक है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों की फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? गीता सामोता। गीता सामोता ध्यान रखेंगे। किस मंत्रालय ने एक पहल
नामक एक अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत की है? कानून और न्याय मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान को शुरू किया है? कानून और न्याय मंत्रालय ने। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? कोई सरस्वती है? एसवी सरस्वती। एसवी सरस्वती, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बनता है कि सना रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी? पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। सना रामचंद गुलवानी जो कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश। भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन हाल ही में मिला है? ईडन और कोवलम। पुडुचेरी का ईडन और तमिलनाडु का कोवलम। कोवलम तमिलनाडु में और ईडन पुडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूचना अनुसार किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? असम। असम 6 गांव असम। अगला प्रश्न बनता है कि फेरोज फैजा बिथर, ठीक है, फेरोज फैजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। किस देश के हैं ये? फेरोज फैजा बांग्लादेश। बांग्लादेश। फेरोज फैजा बांग्लादेश के संबंध रखते हैं जिनको हाल ही में 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला था। चलिए अगला प्रश्न है कि 23 सितंबर 2021 को किसे एसडीजी प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को एसडीजी प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड मेला भी यहाँ पे लगता है प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में चर्चा में रहा चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने अगरउड एक लकड़ी है अगरउड एक लकड़ी है, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरउड नीति 2021 को मंजूरी दिया है? किस? त्रिपुरा ने, बिल्कुल सही, त्रिपुरा ने। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के काजा में, राजा में नहीं, काजा में, काजा में, हिमाचल प्रदेश के काजा में। नेक्स्ट वन है कि यूएस आधारित जंगलनामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी किया? अमर्त्य सेन ने। अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने। बहुते गंगा महान धो रहे हैं अभी वहाँ तो। हाँ, अमिताभ घोष है, जंगलनामा अमिताभ घोष ऑडियो बुक है। अमिताभ घोष। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नहीं, अटल विजय जयपुर। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क। नेक्स्ट वन है कि राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? नागालैंड के कोहिमा में। कोहिमा में, बिल्कुल सही, कोहिमा में। 25 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया? भूटान, बिल्कुल सही है, भूटान। अगला प्रश्न बनता है कौन सा दिवस मनाया गया था 26 सितंबर 2021 को? 26 सितंबर को, 26 सितंबर देखिए 2 दिवस मनाया जाता है, विश्व नदी दिवस और एक होता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है पर्यावरण दिवस और पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस में। पर्यावरण दिवस 5 जून और स्वास्थ्य कहा जाए उसमें लगा कर तो 26 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 7, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न है कि 26 सितंबर 2021 को किस राज्य की सुजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप को लॉन्च किया है? समर्पण और हुनर हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? अमेरिका, बिल्कुल सही, अमेरिका। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? केरल। यानी कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है।
केरल अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म भी खोला है और अपना इंटरनेट शुरू करने वाला भी केरल पहला राज्य है। यहाँ पे वो बनाया था संग्रहालय, श्रम संग्रहालय भी केरल में ना। ओटीटी का नाम है सीएसबेस। इंटरनेट के लिए के फोन प्रोजेक्ट। और इसका एक और हम लोग देखे थे जो कि श्रम संग्रहालय केरल में, श्रम संग्रहालय। नेक्स्ट वन क्या है कि सीबीएसई और किस आईआईटी ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र, हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर, बिल्कुल सही, आईआईटी गांधीनगर। सीबीएसई और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर के ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? पाकिस्तान ने। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? कलकत्ता में। कोलकाता में भारतीय सेना के द्वारा हुआ था। ठीक है, घुमाकर भी पूछा जा सकता है ना कि कोलकाता में हाल ही में आयोजित हुआ विश्व सांस्कृतिक महोत्सव को किसके द्वारा संपन्न कराया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह को लॉन्च किया है? नासा ने। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। हसोंग 8 उत्तर कोरिया। 2021 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 दिया गया है? 11 लोगों को। तो यहाँ पे सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है और कल आपका ये जो कि पूरा एक बार हम लोग फिर से पूछेंगे सितंबर का करंट अफेयर्स, एक बार फिर से 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, ताकि एक बार रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो चलिए सबसे पहले कल के क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। भारतीय शांति के जनक? अशांति तिलक। जर्मनी का चांसलर किससे बना, कब बना था जो हिटलर? 1933 में। बच्चा खान के नाम से? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता? मोहम्मद इकबाल। काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। गंग नगाई त्योहार? मणिपुर। चंडूबी झील? असम। चंडूबी झील असम, या फिर हफलॉन्ग झील भी असम में। उमियम झील? मेघालय। उमियम झील मेघालय। लेक ऑफ नो रिटर्न? अरुणाचल प्रदेश। योगयामा मंदिर? दिल्ली। योगयामा मंदिर दिल्ली। शिवनेर किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। लालमड़ी किले को किला मायरा के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। हवाओं का देश? डेनमार्क। भारत का सिलिकॉन वैली? और भारत का रोटी की डलिया? टोकरी रोटी की टोकरी? पंजाब। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है आज का, बताइए भारत में सबसे ठंडा जो स्थान है द्रास कहाँ स्थित है? लेह के कारगिल जिले में। भारत के स्कॉटलैंड के नाम से किया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में नहीं, उसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, शिलोंग को। ठीक, अब भारत का स्कॉटलैंड जो होता है कुर्ग, कर्नाटक का कुर्ग। ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड का है तो शिलोंग, और भारत का स्कॉटलैंड का है तो कुर्ग, कर्नाटक में। गोदान नामक पुस्तक के लेखक? मुंशी प्रेमचंद। इनका वास्तविक नाम या मूल नाम? धनपत राय। सतरंगिनी किसकी रचना है? प्रतीक्षा पूछे तो नहीं पीछे? हरिवंश राय बच्चन। प्रतीक्षा, मधुशाला, सतरंगिनी सब हरिवंश राय बच्चन का, इसीलिए नहीं पूछे मधुशाला ना। टीसीएस हम जानते हैं ना कहाँ तक पूछता है, जो हमको याद रहता है वो नहीं पूछता है। चलिए आगे। कथा सरित सागर के रचनाकार?
सोमदेव। कथा सरित सागर के रचनाकार सोमदेव। गोल्फ खेल के परिसर को कोर्स, कोर्स के नाम से जानते हैं, कोर्स। डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। डुरंड ट्रॉफी, डुरंड कप होता है, डुरंड कप। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी, सब फुटबॉल। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र। भिलाई लॉ इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर। बिल्कुल सही। चलिए अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। डंकन पास किसको अलग करता है? बोलिए ऐसे ही। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से, दोनों अंडमान के ही हैं लेकिन वो दक्षिणी और एक लघु अंडमान। महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? RNT बिल्कुल सही है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस PTI होता, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1947। 20 अगस्त 1947। 20 अगस्त को कौन सा दिवस? 20 अगस्त का दिवस नहीं, 20 अगस्त ना रहेंगे, 20 अगस्त उनका दिवस का समझ ना रहेंगे, सद्भावना दिवस। एक और बताए थे आपको, मच्छर दिवस। इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष, शायद वही है, एक बार देख लीजिएगा। K2 की ऊंचाई, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर। मिड-एम मीफी किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? मिड-एम मीफी असम में। किस समुदाय के द्वारा? ताई अहोम समुदाय के द्वारा। मोडसे नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोडसे नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? नागालैंड का। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग का कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, क्योंकि अच्छे से सुनेंगे तभी आप अपने से लिख पाएंगे। PDF वगैरह आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको होमवर्क टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। PDF अगर आपको लेना है तो वो PDF हम लोग जो भी पेड कोर्सेज है उसमें डाल देंगे। जिन लोग जो भी सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं पेड कोर्सेज को, उन्हीं के लिए मिलेगा। क्योंकि आप लोग हम देख लिए कितना सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, डेली का व्यू से आपको लोग का तैयारी हमें पता चल रहा है कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग आपको होमवर्क दे देंगे, आपको पढ़ना है तो होमवर्क कंप्लीट करके आइए, वीडियो को देखिए और वीडियो के सुन करके आप अपना खुद से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। होमवर्क आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।